इन दोनों पार्टियों के नेताओं का लगातार दबाव था। हालांकि बिहार का तो दबाव था, बिहार के मुख्यमंत्री का, कि उन चाह रहे थे कि विशेष राज्य का दर्जा मिले, वो तो उनकी मांग नहीं पूरी हुई। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 26,000 करोड़ रुपए बिहार को दिए जाएंगे। इसके अलावा और कई सारी परियोजनाओं की घोषणा की गई है बिहार के लिए। तेलुगु देशम पार्टी भी लगातार सरकार पर दबाव बना रही थी कि बजट में उसको प्रावधान किया जाए। तो 15,000 करोड़ रुपए आंध्र प्रदेश सरकार के लिए दिए हैं, जिसमें उसके कई सारी परियोजनाओं के लिए और नई राजधानी न्यू कैपिटल बनाने के लिए भी हैं। बजट पर और क्या बातें हुई और क्या चर्चाएं हुई, इसके अलावा जो टैक्स स्लैब है उसमें भी थोड़ा बहुत बदलाव की बात कही गई है। कई सारी चीज़ों के सोने चांदी की चीज़ें जो है, सोने चांदी सस्ती होंगी और मोबाइल फ़ोन वगैरह सस्ते होंगे। इस तरह से मध्य वर्ग को क्या मिला है राजीव जी? और ये जो दो चीज़ें हैं जिसकी बातचीत हो भी रही थी कि ये दबाव, अब ये सरकार एनडीए 1 और 2 नहीं है, ये एनडीए 3 है, और ये दिखाई पड़ गया कि निश्चित रूप से सरकार इन दोनों पार्टियों के, दोनों राज्यों की जो पार्टियां हैं, जो किन्हीं के सांसदों के भरोसे टिकी हुई है, तो उनका वो दबाव का असर पूरा दिखाई पड़ा है जिस तरह से आज बजट में घोषणाएं की गई। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आंध्र प्रदेश और बिहार को स्पेशल, क्योंकि उनका नाम लेते हुए स्पेशल पैकेज की बात की गई है, तो और खासकर आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपये, बिहार को 11,500 करोड़ रुपये अलग से, उसके अलावा एक्सप्रेसवे और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सब मिलाकर ये दिखाई देता है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का दबाव जो है वो काम आया है। और ये नरेंद्र मोदी को भी अब समझ में आ रहा है कि सरकार चलानी है तो हमको अपने सहयोगियों को साथ में लेके चलना होगा। इसके बाद अब कितनी डिमांड ये लोग और रखते हैं, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि पहले ही खारिज कर दिया गया था स्पेशल स्टेटस जो है दोनों राज्यों का, बिहार का, खासकर बिहार के बारे में बात कल हो गई थी। और लेकिन उसके अलावा जो एक बड़ी बात इसमें जो घोषणा की गई सबसे आखिर में, स्लैब की, टैक्स स्लैब 0 से लेकर 3 लाख रुपए तक कोई स्लैब नहीं है, 3 से लेकर 7 तक 5 लाख रुपए, 7 से 12 लाख रुपए तक 10% ऐसे आगे है, और 12 से 15 तक 20%, नहीं 7 से 10 तक 15%, 10%, फिर 10 से 12 तक 15%, और 15 से ऊपर जो है वो 30% है। तो ये स्लैब, इसमें परिवर्तन आया है। कुछ और परिवर्तन भी हैं, लेकिन फाइनेंशियल परिवर्तन। लेकिन इस बजट से जो उम्मीद आम जनता को थी, और खासकर इसमें एक रिफ्लेक्शन और भी दिखाई दिया कि जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है, उस घोषणा पत्र का भी असर इसमें दिखाई दे रहा था, क्योंकि युवाओं पर फोकस करने की कोशिश हुई है। लेकिन उस आधार पर जितना युवाओं पे फोकस होना चाहिए था, वो फोकस यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। फिर भी इंटर्नशिप के लिए 5,000 रुपये प्रति माह, जो राहुल गांधी ने 1 लाख रुपए की बात की थी कि हमारी सरकार आएगी तो हम इंटर्नशिप युवाओं को, छात्रों को जो करवाएंगे, वो उसमें 1 लाख रुपये साल का, यानी 8,000 रुपये महीने का देने का प्रावधान था, जिसको उन्होंने 60,000 रुपये साल का, साल नहीं कहा इन्होंने, नहीं बोला है इन्होंने, 5,000 रुपये महीना बोला है। लेकिन कितने दिन की इंटर्नशिप, 3 महीने की, 2 महीने की, 1 महीने की, ये भी देखना होगा। टॉप 500 कंपनियों की बात की है, तो युवाओं को साधने की कोशिश, किसानों को साधने की कोशिश हुई है। लेकिन ओवरऑल इस बजट में एक कंफ्यूजन नजर आता है, सरकार कंफ्यूज्ड है वो नजर आती है, क्योंकि वो दबाव में है, वो अपने सहयोगियों के दबाव में है, वो विपक्ष के दबाव में है। विपक्ष का दबाव भी साफ साफ दिखाई दे रहा है इस बजट में, और सहयोगियों का दबाव भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो यानी ये कहा जाए कि निर्मला सीतारमण ने शायद उतना रिसर्च नहीं किया इस बजट को बनाने में, उनके सहयोगियों ने जो रिसर्च होना चाहिए था एक, क्योंकि ये तीसरा टर्म है नरेंद्र मोदी और यूपीए की सरकार का, जैसा आप बता भी रहे थे। उस आधार पर जो इस बजट में जो कुछ आना चाहिए था, वो नजर नहीं आ रहा है। मुख्य रूप से जो महंगाई की बात थी कि महंगाई को कम करने के लिए इसमें क्या होगा, और उसके अलावा जो मध्य वर्ग के लिए, तो ये टैक्स स्लैब जो है, इसमें कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि इससे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा या उसको बहुत राहत मिल जाएगी। और महत्वपूर्ण बात ये भी है इसमें कि ये जो किसानों के लिए और युवाओं के लिए जो 4 जातियां बताई थी प्रधानमंत्री ने, कि गरीब है, युवा है और किसान है। और इसमें एक चीज और बताऊं कि आप देखिए, शेयर बाजार लगभग 1000 पॉइंट गिर चुका है। शेयर बाजार में इतनी बड़ी गिरावट, इसका मतलब है कि बाजार ने भी इस बजट को पसंद नहीं किया है, ये साफ दिखाई दे रहा है। अमलेंदु, बिल्कुल अमलेंदु जी, ये हाँ, क्या अपडेट है और कुछ बजट की और क्या खास बातें हैं? नहीं देखिए, खास बातें, एक तो बजट जो है एकदम दबाव में मालूम पड़ा 3 लोगों के, राहुल गांधी, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। ये मालूम पड़ा कि ये बजट
के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव इन 3 लोगों का है और बजट पेश करते समय शायद निर्मला सीतारमण को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे, बार बार मेजे थपथपा रहे थे, लेकिन वो मेजे थपथपाने में उनका दर्द जो समझा सकता था कि ये थपथपाने में उनको कितना दर्द हो रहा होगा। ये दूसरी बात जो आशा की जा रही थी कि शायद जो मिडिल क्लास है उसको कुछ राहत मिलेगी, वो इस तरह की चीज़ें देखने को नहीं मिली। आंध्र प्रदेश का और बिहार का दबाव तो काम में आया समीर जी, लेकिन आंध्र प्रदेश को लेकर के सवाल ये उठ रहे हैं कि आंध्र प्रदेश की मांग थी 1 लाख करोड़ रुपए की अमरावती को डेवलप करने के लिए राजधानी के तौर पे, और वो सिर्फ 15,000 करोड़ रुपए का पैकेज उनको मिला है। यानी कि जो मांगा था उसका 15% मिला है। मिला जरूर है लेकिन 15% मिला है। इसका मतलब कि वो मांग उनकी अभी पूरी नहीं हुई है। तो अब ये किस तरीके से पैसा मिलेगा, इसको लेकर के सवाल है। कांग्रेस जो है वो सवाल उठा रही है। जयराम रमेश ने अभी ट्वीट किया कि भाई ये मांग तो जो थी, ये तो जो आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक है ये 10 साल पुराना था। 10 साल में आपने क्या दिया? और 2018 में जब इन्होंने छोड़ा था एनडीए, चंद्रबाबू नायडू ने, उसमें यही था कि हमारा स्पेशल राज्य का जो दर्जा था उसकी मांग थी और वो इस सरकार ने पूरी नहीं की, इसलिए हम इसको छोड़ के आ रहे हैं। तो ये मांग तो अभी भी पूरी नहीं हुई और जो आपकी मांग थी 1 लाख करोड़ की, वो पूरी नहीं हुई, 15,000 करोड़ ही मिला है। तो ये इतना समय क्यों लगा, ये पूछा। दूसरा एक जो महत्वपूर्ण सवाल है कि जो 2021 की जनगणना होनी थी उसके लिए अभी तक जनगणना नहीं कराई गई और इस बजट में उसके लिए भी कोई पैसा आवंटित नहीं किया गया। तो जनगणना होगी कि नहीं होगी, ये लेकर के बहुत बड़ा सवाल है। युवाओं के लिए जो इतने की रोजगार सृजित होंगे, बड़ी कंपनियों में उनको इंटर्नशिप कराएगी। हालांकि ये वही चीज़ है जिसकी बात कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कही थी कि उनको इंटर्नशिप कराने की और 1 लाख रुपए सालाना देने की, और ये स्टार्टअप्स को मदद देगी। इससे क्या लग रहा है कि जो बेरोजगारी की समस्या है, नौकरियों के लिए जो छात्र और युवा आंदोलित हैं, परेशान हैं, उनको कोई राहत मिली है या फिर ये पिछले बार की तरह ही कॉरपोरेट्स को ही फायदा पहुंचाने वाली चीज़ है? इसमें साफ दिखाई दे रहा है कॉरपोरेट्स को फायदा पहुंचाना, सोना चांदी सस्ता, मोबाइल फोन सस्ता, मोबाइल की बैटरी सस्ती, तो ये तो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। लेकिन छात्रों को, युवाओं को, उनके लिए इसमें कैसे रोका जाए, नीट परीक्षा जैसे जो स्कैम्स हैं इनको कैसे रोका जाए, इसके लिए क्या प्रावधान है, बजट में सब कुछ रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ये नहीं है कि बजट में आपके हवाले बहुत कुछ है और पूरी की पूरी सरकार चलाने के लिए आप फंड रेज करते हैं और फंड पैसे खर्च करते हैं, तो उस आधार पर भी आपको ये तो देखना ही पड़ेगा कि बजट में क्या क्या प्रावधान होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। युवाओं को जिस ढंग से यहाँ पर बेनिफिट होना चाहिए वो दिखाई नहीं दे रहा है। आप 5,000 रुपये इंटर्नशिप की बात कर रहे हैं, लेकिन ये प्रोफेशनल्स के लिए कितने दिनों की इंटर्नशिप, ये भी देखना होगा, कितने दिनों की इंटर्नशिप की बात कर रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा छात्रों को पढ़ने के लिए विदेश, हालांकि कुछ इसमें है कि 3% पे आप के ब्याज दर पे आपको लोन मिलेगा, पढ़ाई का लोन मिलेगा, ये बातें हैं, लेकिन उसके अलावा और क्या है? सिर्फ 1 लाख छात्रों को मिलेगा। हाँ, सिर्फ संख्या बड़ी सीमित, हाँ, सीमित है। 1 लाख छात्रों को, ये सिर्फ 1 लाख छात्रों को वो लोन मिलेगा, 3% उसमें सरकार जो देगी, सिर्फ 1 लाख छात्रों को। अब ये 1 लाख छात्र कैसे तय होंगे? क्या सिर्फ 1 लाख छात्रों को ही इसकी आवश्यकता है? ये बड़ा सवाल है। तो यानी मेरिट से तय होंगे, देशों के आधार पर तय होंगे, इसका कोई इसका अभी कोई क्राइटेरिया नहीं है। हो सकता है बाद में बताया कि क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या अभी तक तो नहीं आया है। और ये देखते हैं कि कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, अगर हम उनको देख सके। पप्पू यादव का, जो पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं, उनका बयान है, वो क्या कह रहे हैं इस पर, इस बजट को लेकर के। 2005 से लॉलीपॉप की बात करता है, अभी तो हमेशा लॉलीपॉप की बात करता है। अभी कह रहा है कि हम 4 करोड़ नौकरी देंगे, ये देंगे, तो 10 साल में कई ठो नौकरी दी। और बिहार के पलायन का क्या हुआ? एक यूनिवर्सिटी आप पटना यूनिवर्सिटी नहीं बना पाए। 19 साल में आपने एक बार भी, इसके पहले भी डबल इंजन की सरकार थी, दोनों किंग मेकर रहे हैं। आज नीतीश कुमार जी किंग मेकर हैं, तो आपको विशेष पैकेज भी नहीं दिया। अभी आप बजट में कह रहे थे कोसी जो सरकार मांगेगी, कोसी सीमांचल के बाढ़ के लिए, तो सरकार क्या मांगेगी? ये डिमांड तो हमारा है ही, हाई डैम को आप दीजिए, एयरपोर्ट पर दीजिए। ये डिमांड है कि जितनी बंद पड़ी फैक्ट्रियां उस पर आप दीजिए। मगध में पानी के सवाल को लेकर के है, बाढ़ से मुक्ति को सवाल के लेकर के है। तो अब आप कह रहे हैं कि आप विशेष राज हमको मत दीजिए, लेकिन ये भी क्यों मांग रहे हैं आप? 30 MP का समर्थन, बिहार फर्स्ट, और ये जितन राम मांझी जी,
तो भैया जनता सर्वोपरि है ना, जनता ना भगवान है। 2.25 करोड़ आदमी पलायन करके मजदूरी करता है, 40,000 करोड़ रुपया पढ़ने के लिए बाहर खर्चा देता है। तो बिहार इंडेक्स में दुनिया का सबसे अब कब, अब गुजरात को और दीजिएगा, किसको दीजिएगा, कहाँ दीजिएगा? आप अभी 15,000 करोड़ रुपया की बात किए तो बहुत क्लियर है। विशेष पैकेज, विशेष राज्य के लिए भीख मत मांगिए, आप मंत्रिमंडल से हट जाइए। 26,000 करोड़ अभी एक्सप्रेस वे के लिए भैया एक तो पटना पूर्णिया ही तो आप देखिए, आप एक एक्सप्रेस वे और जगह आप क्या दे रहे हैं? आप एक तो वैशाली, एक तो आप यहाँ दे रहे हैं। तो भैया आप विशेष राज्य की बात करिए ना, और आप विशेष पैकेज की बात करिए ना। एक केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं और एक भी कुछ नहीं, तो आप सवाल उठता है कि आप समर्थन वापस मत लीजिए, लेकिन मंत्रिमंडल से हट जाइए। नीतीश बाबू गंभीर आदमी है, आप पप्पू यादव बड़ी नाराजगी के साथ ये बता रहे हैं कि ये जो 26,000 करोड़ रुपए मिले हुए हैं, इससे कोई फायदा नहीं। मुख्य मांग है कि उसको विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। तो ये इसको लेकर के अब नीतीश कुमार के ऊपर अपनी पार्टी के नेताओं का भी दबाव होगा, चूंकि सबसे बड़ी मांग है और बड़ी पुरानी मांग है। बिल्कुल बिल्कुल, विशेष राज्य का दर्जा आप नहीं दे रहे हैं, स्पेशल स्टेटस की बात थी, लेकिन विशेष पैकेज की जो बात थी उसमें मात्र 26,000 करोड़ रुपए, और वो भी कुछ डेवलपमेंट, ऐसे डेवलपमेंट के लिए जो आम जनता के लिए उतना फायदेमंद नहीं होगा। और इसलिए यहां पप्पू यादव नाराज नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि आप समर्थन वापस नहीं लेंगे, मत लीजिए, कम से कम आप मंत्रिमंडल से तो हट जाइए। ये बात पप्पू यादव का कहना बिल्कुल सही है, जायज है, क्योंकि बिहार को कब तक आप छलते रहेंगे, और ये छलावा साफ दिखाई दे रहा है। इस बजट में रिफ्लेक्शन जो होना चाहिए था, जो रिफ्लेक्ट होना चाहिए था, वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, खासकर बिहार के लिए और आंध्र प्रदेश के लिए। दोनों बैसाखियां कब तक इनके साथ रहती हैं, ये आने वाले समय में पता तो चल ही जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ वहां इन दोनों राज्यों की ही सिर्फ बात कर ले तो वहां के युवाओं के लिए आपने क्या किया, वहां के किसानों के लिए क्या किया, वहां के बेरोजगारों के लिए क्या किया है, महंगाई रोकने के लिए क्या किया है। बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे निर्मला सीतारमण से, नरेंद्र मोदी की सरकार से। नरेंद्र मोदी जी और बाकी तालियां तो बजा रहे थे, टेबल मेजे थपथपा रहे थे, लेकिन यहां आपने जैसे 3% पे आप पढ़ाई के लिए लोन देने की बात कर रहे हैं, तो वो मात्र 1 लाख, और इस 140 करोड़ के पॉपुलेशन में आप मात्र 1 लाख लोगों के लिए, वो भी बच्चों के लिए या छात्रों के लिए, अगर लोन की व्यवस्था 3% पे कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल ऊंट के मुंह में जीरा है, जैसा ही है। और ये बिहार के जो पैकेज की भी बात है, 26,000 करोड़ रुपए, इस पे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पे ही खर्च होगा। जैसे कह भी रहे थे कि एजुकेशन पे कोई खर्च नहीं है, नालंदा विश्वविद्यालय पे जरूर खर्च होगा। इसके अलावा वहाँ पर जो पुल बनाने के लिए, गंगा नदी पे 2 पुल हैं, तो कुल मिलाकर के जो आधारभूत ढांचा है उस पर खर्च होगा। हालांकि वो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, लेकिन स्वास्थ्य, शिक्षा बिहार के लिए ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है। और ये जो आधारभूत ढांचा है, जाहिर सी बात है कि ये बनेगा, फ़ायदा तो होगा, लेकिन इसमें भी इनडायरेक्टली कॉरपोरेट जगत को ही फायदा होता है। इसमें वही जुड़े रहते हैं, वही बनाएंगे और आखिरकार उनको फायदा होगा। तो ये जो कि कॉरपोरेट को कैसे फायदा पहुंचाया जाए, तो इसके जरिए भी एक उन्हीं को फायदा पहुंचाने की कोशिश है। सीधे तौर पर आम जनता का इससे कोई बहुत भला नहीं होने वाला है। ये जो आरोप लगा रहे हैं पप्पू यादव, ये इसके इस तरह की प्रतिक्रियाएं अभी बिहार से और भी आएंगी। बिहार से मुझे लगता है पूरे देश से आएंगी समीर इस तरह की प्रतिक्रियाएं, चूंकि ये बजट जो है वो झुंझुना एक तरीके का है। और इसमें कहीं भी कोई, जो साहब बताया गया था कि 100 दिन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई बहुत बड़ा लक्ष्य रखा है, वो 100 दिन के 40 दिन तो निकल चुके हैं, और इस बजट में भी ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। कुल मिला के ये एक दिशाहीन बजट आप इसको कह सकते हैं, चूँकि इसमें कुछ भी साफ नहीं है। कॉर्पोरेट को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है, लेकिन वो गोलमाल तरीके से बताने की कोशिश की गई है, और बताने की कोशिश की गई कि बहुत पॉपुलर बजट है और गरीबों को बड़ा फ़ायदा होगा, मिडिल वर्ग को बड़ा फ़ायदा होगा, लेकिन वो क्या फ़ायदा होगा ये अभी तक स्पष्ट नहीं है कि फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। दूसरा ये कि जो प्राकृतिक आपदाओं से राहत देने की बातें की गई हैं, तो 25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसमों के अनुकूल सड़कें बनाने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 4 का शुभारंभ किया जाएगा। और असम को बाढ़ प्रबंधन और संबंधित परियोजनाओं के लिए सहायता मिलेगी। असम की बात आ गई है। बाढ़ के कारण व्यापक नुकसान झेलने वाले हिमाचल प्रदेश को भी बहुपक्षीय सहायता के माध्यम से पुनर्निर्माण के लिए सहायता मिलेगी। हिमाचल को भी मिलेगा, जो कि हिमाचल प्रदेश लगातार जब से बाढ़ आई है तब से मांग कर रहा है कि उसको दिया जाए। उसके हिस्से का GST का कलेक्शन भी नहीं दिया गया और उसको कोई सहायता भी नहीं की। मल्लिकार्जुन खड़गे और वहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, वो लगातार केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाते रहे कि इस प्राकृतिक आपदा के समय भी हमको नहीं दिया गया। लेकिन अब शायद कुछ दबाव है तो उनको भी किया गया, लेकिन ये घोषणा नहीं की गई है कि हिमाचल को कितना दिया जाएगा। इसी के साथ साथ उत्तराखंड
में जो भूस्खलन और बादल फटने से नुकसान हुआ है तो उसको भी सहायता दी जाएगी। ये कुछ नहीं बताया गया कि इनको कितनी जो सहायता दी जाएगी, वो सहायता दी जाएगी ये कहा गया है। तो अब देखना ये है कि वो कितनी सहायता होती है। और जो ये आप कह रहे हैं कि किसी को भी बहुत ज़्यादा कह लीजिए कि वो कोई बहुत उत्साहजनक बजट नहीं है, जिस तरह से शेयर मार्केट से रिएक्शंस मिल रही हैं तो ये लग रहा है इतनी गिरावट इतनी तेज़ी से दिखाई पड़ रही है, तो इसका ये जो अर्थशास्त्री हैं या अनुमान लगाने वाले लोग हैं उनको भी लगता है कि इससे कोई बहुत फ़ायदा नहीं होने वाला है, या इससे कोई बहुत इसके जो असर है कोई बहुत व्यापक असर पड़ने वाले नहीं दिखाई पड़ रहे। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि शेयर बाजार में गिरावट का मतलब है कि बाजार ने आपके इस मॉडल को, बजट 2024 को नकार दिया है। वो साफ दिखाई दे रहा है कि बजट को नकारा है और उसका स्वागत नहीं किया है बाजार ने। हालांकि ये भी है कि 3 बजे तक अभी निर्मला सीतारमण के बाद नरेंद्र मोदी जी आएंगे भाषण देने के लिए, वो थोड़ा समझाएंगे, उनकी बातों से थोड़ा मार्केट उठेगा, रिकवर करने की कोशिश होगी, सब कुछ होगा। ये हर बार हम लोग देखते आए हैं पिछले। बताएंगे कि ये किस तरह से फायदा पहुंचाना, हाँ, फायदा कैसे पहुंचा सकते हैं बाजार को, ये सब कुछ दिखाई देगा। लेकिन कुछ चीजें यहाँ आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये 9 सूत्रीय 5 स्कीम्स की घोषणा की गई है। 5 स्कीम है जिसमें 9 सूत्रीय बातें इसमें आई हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। और वो उसमें कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन लाएंगे, रोजगार एवं कौशल की बात, समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय की बात है, विनिर्माण एवं सेवाएं हैं, शहरी विकास है, ऊर्जा संरक्षण है, अवसंरचना, नवाचार, अनुसंधान एवं विकास और नई पीढ़ी के सुधार। नई पीढ़ी के जो सुधार हैं उसमें गिने चुने लोगों के सुधार की बात कही गई है। वैसा नहीं है कि सबके लिए सुधार की बात हो, लेकिन महत्वपूर्ण है कि ये 9 सूत्री जो स्कीम है इसमें 5-5 स्कीम इन सब के बीच लाकर इस बजट को सामने रखा गया है। लेकिन इस बजट से अगर फायदा होने की बात होती तो बाजार भी आज बता रहा होता है उस चीज को जो जोर शोर से। और पीएम आवास योजना को तो और बढ़ाया गया है, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य को के जो की बहुत बुनियादी चीजें हैं जिनकी अभी जरूरत भी है बहुत सारे राज्यों को, उसको लेकर के कोई इसमें इस तरह की घोषणा नहीं की गई है कि ये इस बजट को माना जाए कि बहुत जिसको लोक लुभावन या जनहितकारी बजट हो। जी बिल्कुल, शिक्षा, स्वास्थ्य, और उसमें भी जब कोरोना काल से गुजर चुका है ये देश, स्वास्थ्य सुविधाओं पर कितना खर्च होना चाहिए, उसमें कितना बजट होना चाहिए, आपकी जीडीपी का कितना प्रतिशत उसमें आना चाहिए, ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए था बजट में, और बहुत अच्छे ढंग से होना चाहिए था। कितने एम्स खोलेंगे आप, या ऐसे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल, प्राइवेट नहीं, आप सब कुछ पीपीपी मॉडल पे लेके जा रहे हैं। लेकिन फिर भी पीपीपी मॉडल पे आप निर्माण कर लीजिए, मगर बाकी जो है उसको कैसे आप कर रहे हैं कि कहां से डॉक्टर्स लेके आएंगे, और अपने यहाँ डॉक्टर्स की पढ़ाई, बाहर से पढ़ के आने वाले डॉक्टर्स की पढ़ाई, इन सब में, और उनको कैसे अपने यहाँ मान्यता देंगे, ये सारी बातें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए थी बजट में, जो अभी नहीं दिखाई पड़ रही हैं। और अभी कुछ रिएक्शंस आ रही हैं। तृणमूल कांग्रेस के नेता कल्याण बनर्जी कुछ कह रहे हैं, उसको हम सुनते हैं। बिहार और टीडीपी, अरे ये तो कुर्सी बचा बजट है। उनको कुर्सी बचाने के लिए जो पार्टी को लेके कुर्सी बचाते हैं उनके लिए बजट है। एनडीए वाला जो है उसका साथ नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश का, उनको सेव करने के लिए, उनको पास में रखने के लिए इसका बजट है। ये इंडिया का बजट नहीं है, देश के लिए बजट नहीं है। वो लोग बंगाल को तो कुछ ही नहीं दिया है। बंगाली को वो लोग देखने नहीं सकता है, बंगाल को वो लोग देखने नहीं सकता है। They can't tolerate Bengalis, they can't tolerate Bengal people. वो साफ हो जाएगा बीजेपी बंगाल से। कल्याण बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं, सांसद हैं, और बजट पर बता रहे हैं कि ये जो सहारा दे रहे हैं सरकार को, यानी वो नीतीश कुमार और तेलुगु देशम पार्टी के नेता चंद्रबाबू नायडू को कह रहे हैं कि आपको कुछ नहीं मिला है बजट में, जो मिला है ये बहुत कम है। इस तरह से ये तो आपको कह लीजिए कि लुभाने के लिए है, लुभाने के लिए है। बिल्कुल बिल्कुल, कल्याण बनर्जी जो बात कह रहे हैं यही बातें विपक्ष के तमाम नेता कह रहे हैं, और उनके जो रिएक्शंस आ रहे हैं वही आ रहे हैं।
क्योंकि आपने इन दोनों को, नीतीश और नायडू को लुभाने के लिए या उनको मनाने के लिए आपने 50,000 करोड़ रुपए तो खर्च कर दिए। 26,000 करोड़ रुपए इधर इनके लिए, नीतीश बाबू के लिए, और 15,000 करोड़ रुपए उनके लिए, और थोड़े बहुत मिला ले तो 50,000 करोड़ रुपए हो जाता है। लेकिन 50,000 करोड़ रुपए देकर भी क्या ये आपके साथ रहेंगे आने वाले समय में, ये बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि इन एक जो कुर्सी वाला बजट जो कह रहे थे ये, कि आपने, और जो शुरुआत में मैं कह रहा हूं कि शुरुआत में वही कह रहा था कि आपने इस बजट बनाने में जो मेहनत आपको करनी चाहिए थी वो नहीं की। आपको वो मेहनत करनी चाहिए थी, आपको समावेशी बजट बनाना चाहिए था जिसमें हर वर्ग के लोगों को इसमें फायदा हो, और उतना ही नहीं, एक रिफ्लेक्शन हो। बजट क्या होता है? बजट होता है आपके डेवलपमेंट को रिफ्लेक्ट करे कि आने वाले समय में आपका प्लान क्या है और उस प्लान के आधार पर हम कैसे इस देश को आगे बढ़ाएंगे। आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जाने की बात करते हैं, तीसरे पायदान पे आने की बात करते हैं, जीडीपी को बढ़ाने की बात करते हैं, सब कुछ है, लेकिन वो रिफ्लेक्ट कहां हो रहा है? आपने हर जगह लिमिट कर दिया है कि 10 लाख रुपए तक के लोन के लिए 1 लाख छात्रों को हम 3% पर ब्याज देंगे। 10 लाख रुपए से ज्यादा की पढ़ाई जो कर रहा है उसका क्या होगा? कई जगह अगर विदेश पढ़ने जाना है तो आज की तारीख में उनको 50 और मेडिकल से ही आप 10 लाख रुपए में कहाँ पढ़ रहे हैं? सही मेडिकल की फीस ही जो है वही देखिए। और जो मेडिकल छोड़ी राजनीति, जो छोटे छोटे कोर्सेज हैं जो इसके एनिमेशन वगैरह के हैं, उनकी फीस जो 10-10 लाख से ऊपर पहुंच गई है। सही बात है। तो आप बहुत कह लीजिए कि सीमित संख्या भी सीमित कर दी है और अमाउंट भी सीमित कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वही चीज है कि आपको जो मेहनत करनी चाहिए थी, आपने कहा फ्री बिजली, जब सुन रहे होंगे आप, फ्री बिजली, फिर आता है कि फ्री बिजली तब जबकि आप रूफटॉप पे सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद फिर आता है, उसके बाद आता है कि ये 1 करोड़ घर होने चाहिए, यहाँ आपने कर दिया। उसके बाद फिर 300 यूनिट ही होना चाहिए, तो आपने एक एक करके बहुत सारी चीजें वहां कर दी। तो ये समझना होगा कि आप हर जगह लिमिटेशन के साथ अगर समावेशी विकास की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो ये संभव नहीं है। और उसके अलावा आपकी बहुत सारी चीजें रिफ्लेक्ट हो ही रही हैं। सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ता है जब कांवड़ियों के लिए आप नाम और पता पूछते हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीजें अभी और आने वाले समय में होंगी। आप कॉरिडोर्स की बात कर रहे हैं, कॉरिडोर्स डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, काशी विश्वनाथ की तरह आप बोधगया में भी डेवलप करेंगे, राजगीर में भी डेवलप करेंगे, ये सारी बातें हो रही हैं, कीजिए, लेकिन वहां मुआवजे का प्रावधान रखिए। जिन लोगों को आप वहां से हटा रहे हैं, जिन घरों को तोड़ रहे हैं, उनके लिए क्या किया है, उनके लिए मुआवजे का क्या प्रावधान है। और आप जब लोगों की जमीनें आप अक्वायर कर रहे हैं तो उन जमीनों की कीमत क्या होगी, अब आज की तारीख में महंगाई के हिसाब से क्या होगा, ये सारी चीजें तो आनी चाहिए ना, यहाँ रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। ये हम देख सकते हैं कि पी चिदम्बरम वित्त मंत्री रह चुके हैं, उनका ट्वीट है, वो क्या लिख रहे हैं कि मुझे ये जानकर खुशी हुई कि माननीय वित्त मंत्री ने चुनाव परिणामों के बाद कांग्रेस घोषणा पत्र LS 2024 पढ़ा है। मुझे खुशी है कि उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र के पृष्ठ 30 पर उल्लिखित रोजगार संबंधी प्रोत्साहन ELI को वस्तुतः अपना लिया है। मुझे यह भी खुशी है कि उन्होंने कांग्रेस घोषणा पत्र के पृष्ठ 11 पर उल्लिखित प्रत्येक प्रशिक्षु को भत्ते के साथ प्रशिक्षिता योजना शुरू की है। काश वित्त मंत्री ने कांग्रेस घोषणा पत्र में कुछ अन्य विचारों की नकल की होती। मैं जल्द ही छूटे हुए अवसरों की सूची बनाऊंगा। तो जाहिर सी बात है, कांग्रेस पार्टी क्रेडिट तो लेगी ही उसकी योजना को जिसका जिक्र कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में किया। कांग्रेस पार्टी तो नहीं आई सत्ता में, लेकिन अगर यहां इस बजट में किया जा रहा है तो श्रेय लेगी। और कई चीजें बता रहे हैं पी चिदम्बरम, वो कह रहे हैं कि मैं इस तरह की अभी और सूची दूंगा जो उनके घोषणा पत्र से प्रभावित होकर के बजट में दिखाई पड़ रही। नहीं, जो मैंने शुरुआती टिप्पणी की थी वो यही टिप्पणी की थी जमीर जी, कि इस पे 3 लोगों का दबाव देखा जा रहा। राहुल गांधी का, तो राहुल गांधी का दबाव यही था कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो बातें कही गई थी उसमें से आपने कुछ चीज़ों को अपनाया और ये आपके घोषणा पत्र में नहीं थी। तो यानी आपका जो जुमला पत्र था, जिसको जुमला पत्र कहते हैं, जो मोदी की गारंटी थी, तो एक भी गारंटी की आपने मोदी जी ने के गारंटी की इस बजट में बात नहीं आई। पी चिदम्बरम का एक और ट्वीट है, उसको हम लोग भी देखते हैं कि मुझे यह सुनकर खुशी हुई कि वित्त मंत्री एंजल टैक्स को खत्म कर देंगे। कांग्रेस ने कई वर्षों से इसे खत्म करने की वकालत की है और हाल ही में कांग्रेस घोषणा पत्र के पृष्ठ 31 पर भी इसे खत्म करने की मांग की है। पी
चिदम्बरम बहुत बड़े वकील हैं, गृह मंत्री रह चुके हैं और वित्त मंत्री रह चुके हैं यूपीए सरकार में, तो जाहिर सी बात है कि वो बजट पर जिस तरह से उसकी तमाम चीज़ों को निकाल करके लाएंगे और कांग्रेस के घोषणा पत्र से प्रभावित चीज़ों को जिस तरह से वो बिंदुओं को लेकर के आ रहे हैं, तो ये दिखा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र को बहुत कायदे से प्रधानमंत्री मोदी ने अध्ययन किया था, केवल उसकी उन्हीं बातों का अध्ययन नहीं किया था जो कि नहीं थी उसमें, और उसकी चर्चा चुनाव के पहले करके उसका नुकसान वो देख चुके हैं। नहीं, वो तो आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के घोषणा पत्र से कितना ज्यादा प्रभावित थे नरेंद्र मोदी। पहले तो इंडिया नाम से प्रभावित थे, इंडिया नाम को लेकर इंडी गठबंधन पे आकर के टिके। उससे पहले उन्होंने क्या क्या नहीं किया, इतना तक कर दिया कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया को रिपब्लिक ऑफ भारत बना दिया। तो ये सब कुछ हमने देखा, प्रेसिडेंट ऑफ भारत बनाया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह पे, ये सब इंडिया की बात। लेकिन उसके बाद जब घोषणा पत्र कांग्रेस का आता है तो उस घोषणा पत्र को इतना अच्छी तरह से पढ़ा कि हिंदुस्तान में लगभग 1 करोड़ लोगों ने उसी घोषणा पत्र को पढ़ने के लिए डाउनलोड किया। ये सब हम लोग चुनाव के दौरान हम लोगों ने बहुत सारी बातें की हैं ये कांग्रेस के घोषणा पत्र की। लेकिन उसके साथ साथ घोषणा पत्र का रिफ्लेक्शन यहाँ साफ दिखाई दे रहा है। आप 5,000 रुपये इंटर्नशिप की बात कर रहे हैं, जो उन्होंने 8,000 रुपये प्रति माह की बात कही थी, और उसके अलावा आप ये भी अब कर रहे हैं एंजल टैक्स की बात। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि पूरा जो बजट है वो निर्मला सीतारमण ने नहीं पढ़ा है, बजट के एक अंश को, एक हिस्से को पढ़ा है। पूरा बजट जब सामने आएगा तो और भी इसमें पता चलेगा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र से और क्या क्या चुराया गया है यहाँ पे, कि उसका रिफ्लेक्शन। चिदम्बरम कह रहे हैं कि मैं उसकी लिस्ट आप धीरे धीरे ये बताता रहूंगा। तो अब आज दिन भर जैसे बजट पे चर्चा होगी तो चिदम्बरम के ट्वीट्स पर भी चर्चा होती रहेगी। नहीं, इस पर भी चर्चा होती रहेगी। और समीर जी देखिए, वही एक तरीके से चतुराई दिखाई गई है कि एक साथ पूरी चर्चा ना होने पाए कि इसमें क्या है क्या नहीं है। जिस तरीके से सॉरी आर्थिक समीक्षा को लेकर जो आर्थिक सर्वे आता है वो बता दिया कि साहब हमने उसे वेबसाइट पे अपलोड कर दिया, अब ढूंढते रहो कहाँ वेबसाइट पे। कल दिन भर उसकी चर्चा ही नहीं हो पाई। बजट से पहले जो आर्थिक सर्वे की चर्चा होती है, इसी तरीके से बजट पे कायदे से चर्चा ना होने पाए तो पूरा बजट पढ़ा ही नहीं गया कि भाई आपको मिल जाएगा सांसद उस पर चर्चा कर लेंगे और वेबसाइट पर हम लोग जाके ढूंढते नहीं कि क्या कहा है। क्या कहा है, सही कह रहे हैं। और आपकी इस बीच में समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव भी बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सुनते हैं क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव। हम यूपी का ही देख लें तो निवेश की हालत क्या रही होगी, और जो बातें आंकड़ों के हिसाब से बड़ी बड़ी कही जाती हैं, जो इनके प्रोजेक्ट चल रहे होंगे वो प्रोजेक्ट कोई समय पर पूरा नहीं हुआ है इनका। अब मान लीजिए सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहाँ के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? किसान की फसल की पैदावार, उसकी कीमत के लिए क्या कोई इंतजाम है? कहने को तो याद होगा आप सबको कि पिछली बार कहा था कि मंडी और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्ट्रेंथन करने के लिए लाखों करोड़ रुपए हैं। अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन हुआ था तो इसका मतलब किसान की आय दोगुनी होनी चाहिए या किसान की आय बढ़नी चाहिए थी, वो तो नहीं बढ़ी। तो किसान के साथ संकट पैदा किया इन्होंने। बेरोजगारी इन्होंने बढ़ाई है। 10 साल में जो इतनी बेरोजगारी बढ़ गई उसको कैसे कम करें, और वो भी आधी अधूरी नौकरी से। आप 2 साल की, 1 साल की या कुछ ट्रेनिंग करा करके नौकरी या रोजगार का सपना दिखा रहे हैं। देश का नौजवान अपना भविष्य बनाने के लिए पक्की नौकरी चाहता है, और फिर जो आधी अधूरी नौकरी है, क्या उसमें आरक्षण होगा? तो अखिलेश यादव बजट को लेकर के रोजगार और युवाओं की बात कह रहे हैं कि उनके लिए बजट में कुछ खास नहीं है। और सबसे ज़्यादा उन्होंने आपत्ति उठाई, चूंकि उत्तर प्रदेश से आते हैं, कन्नौज से सांसद हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनका कहना है कि ठीक है, सरकार बिहार और आंध्र प्रदेश की जो वहाँ पे रूलिंग पार्टियाँ हैं उनकी मदद से चल रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश का भी कुछ हक बनता है। उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं मिला है। उत्तर प्रदेश को लेकर के उन्होंने कहा कि निवेश नहीं हो रहे हैं, परियोजनाएं अधूरी हैं, उत्तर प्रदेश को भी दिया जाना चाहिए था। तो ये एक जायज सवाल है, जबकि उत्तर प्रदेश में उन्हीं की पार्टी की सरकार है। और हाँ जी, सरकार तो लेकिन उत्तर प्रदेश ने हराया है ना, तो क्यों दे दें उत्तर प्रदेश को? भाई जब उत्तर प्रदेश में हरा दिया, अयोध्या हार गए तो जय श्री राम नहीं बोला, और उड़ीसा में जिता दिया तो जय जगन्नाथ बोला, तो बजट में क्यों दे देंगे कुछ? तो अब ये तो खुन्नस निकाली जाएगी ना उत्तर प्रदेश के लोगों से। लेकिन अगर आप इसी तरीके से खुन्नस निकालेंगे उत्तर प्रदेश के लोगों से, तो उत्तर प्रदेश के लोग इसका पलट के और ज़्यादा जवाब देंगे। चूँकि विधानसभा चुनाव आने वाला 27 में, तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बहरहाल समीर जी, बातें बहुत की गई हैं बजट के अंदर, लेकिन
ज़मीन पे कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा और ये स्पष्ट है ही नहीं कि कहाँ कितना बजट खर्च किया जा रहा है। देखिए बजट क्या होता है, बजट आपका साल भर का लेखा जोखा ही होता है कि फलां मद में आप इतना खर्च करेंगे, फलां योजना के लिए इतना खर्च करेंगे। ये बजट कहाँ बता रहा है ये किस योजना पे आपका खर्च क्या है। आपने बता दिया कि साहब 1 करोड़ युवाओं को जो है वो इंटर्नशिप दी जाएगी, लेकिन उसमें बजट कितना है। आपने बता दिया साहब 2 करोड़ 5,000 करोड़ रुपए जो है या कितना करोड़ रुपए हम लगाएंगे इस योजना के लिए, लेकिन वो खर्च कैसे होगा इसके बारे में बजट जो अभी तक कुछ नहीं बोलता। अगर उसमें लिखित में कुछ हो बजट में और वेबसाइट पे आए तो उसके बाद उस पर चर्चा हो, तो मतलब उसको देखा जा चुकी एक हिस्सा ही पढ़ा है उन्होंने बजट का और इस पर चर्चा हो ही रही है, प्रतिक्रियाएं इसीलिए आ रही हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रतिक्रिया है जिसकी अभी हम लोग चर्चा कर भी रहे थे कि शेयर मार्केट से जो आई, जो आपने राजीव जी कहा कि ये बाजार ने इसको पसंद नहीं किया है या उसको इसमें कोई उम्मीद नहीं दिखाई पड़ रही, इसलिए धड़ाम से शेयर मार्केट जो है वो बड़ी गिरावट उसमें 1000 अंकों की गिरावट देखने को बाजार में इन्वेस्ट करने वाले लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं और बुद्धिमान भी होते हैं और वो जानते हैं कि क्या चल रहा है। हम लोग तो इस पे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन वो पहले से उनको पता है कि इस बजट में कुछ नहीं है और इसीलिए शायद बाजार से पैसे निकालने का दौर शुरू हो गया और 1000 नहीं बल्कि 1200 पॉइंट तक बाजार, उससे ज़्यादा पॉइंट तक बाजार गिर गया था शेयर बाजार। अब धीरे धीरे पिकअप कर रहा है, लेकिन यहाँ एक टैक्स स्लैब में जो छूट दी गई है उसमें 50,000 की जगह अब 75,000 रुपये उस की छूट, उसके अलावा 3 लाख रुपए तक कोई वो पहले भी था, लेकिन 3 लाख से 7 लाख तक 5%, 7 लाख से 10 लाख तक 10%, 10 लाख से 12 लाख तक 12% और नहीं 15% और 12 लाख से 15 लाख रुपए तक 20% और उसके ऊपर 30% का जो प्रावधान है। ये थोड़ा सा टैक्स पेयर्स जो मिडिल क्लास के हैं उनके लिए थोड़ी सी राहत यहाँ पर दिखाई दे सकती है और इसका असर शेयर बाजार पे अब धीरे धीरे पड़ेगा। दूसरा, मोबाइल और उसकी बैटरी, कुछ ऐसे जो इक्विपमेंट्स हैं वो सस्ते हो जाएंगे क्योंकि उनके जो इंपोर्ट टैक्स है उसमें थोड़ी सी छूट है, सीमा शुल्क में छूट है, 15% की छूट वहाँ बताई जा रही है। और सोने चांदी में भी उसमें उस स्लैब में भी बदलाव किया गया है, टैक्स में बदलाव किया गया है। तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जिसका असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ओवरऑल 2-3 चीज़ें, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये जो 3 है महत्वपूर्ण, इन तीनों महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए सरकार ने क्या किया, ये सवाल बार बार पूछे जाएंगे। और इस सवाल का अगर हम इसके तह में जाने की भी कोशिश करें तो कुछ लिमिटेशंस हैं समीर जी। उन लिमिटेशंस के साथ आप देश का विकास नहीं कर सकते। देश का विकास करने के लिए आपको लिमिटेशंस, जो बाधाएं हैं, उनको दूर करना होगा और वो हर्डल्स हटाने होंगे। और आप अगर 30 लाख लोगों को रोजगार देने की बात करते हैं अगर, तो ये 30 लाख युवा कौन होंगे, ये भी सवाल पूछा जाएगा। आप 10 लाख रुपए, 1 लाख युवाओं को 10 लाख रुपए तक कर्ज 3% पर देने की बात कर रहे हैं, तो क्या हम मात्र 1 लाख युवा ही यहाँ पर पढ़ने के लिए जाने वाले हैं? यहाँ तो रोज लाखों युवा हैं, छात्र हैं, जिनको चाहिए, पैसे चाहिए, गरीबी के कारण वो पढ़ने, तो ये सवाल होंगे। आप बिजली पानी की बात करते हैं तो बिजली पानी की सुविधाएं क्या हैं? तो मुख्य रूप से रोटी, कपड़ा और मकान, उसमें आप मकान की बात आप करते हैं। चलिए, ये जयराम रमेश कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, इनका ट्वीट हम लोग, इन्होंने भी प्रतिक्रिया दी है बजट पर कि 10 साल के इनकार के बाद जहां न तो नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री और न ही उनकी पार्टी के लोकसभा चुनाव का घोषणा पत्र नौकरियों का उल्लेख करता था, ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार ने अंततः इस बात को चुपचाप स्वीकार कर लिया कि बड़े पैमाने पर बेरोजगारी एक राष्ट्रीय संकट है जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है और समस्या के समाधान की दिशा में कुछ ठोस नहीं किया गया है। बजट भाषण कार्रवाई की तुलना में दिखावे पर ज्यादा केंद्रित है। ये कह रहे हैं कि एक तो महसूस तो किया, लेकिन उस पर भी अभी भी महसूस करने के बाद भी कुछ खास नहीं किया। कुछ चीजें जो कांग्रेस के घोषणा पत्र से उन्होंने उठा ली हैं, उसके अलावा कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है। जयराम रमेश के ट्वीट का यही मतलब है। एक चीज अभी आपने और जो कही कि कुछ चीजें सस्ती हो गई हैं, सोना सस्ता हो गया, मोबाइल फोन सस्ते हो गए, लेकिन जो सबसे जरूरी चीज है, जो खाद्य पदार्थों की कीमतें हैं, रोजमर्रा की जो चीजें हैं, उनमें कोई जो, और उसकी महंगाई पिछले 10 साल में कहाँ पहुंची है, बता रही है सरकार प्रायोरिटी बता रही है कि मोबाइल हाथ में है, आपका पेट भरा रहेगा, बस मोबाइल में अच्छे रेस्टोरेंट को देखिए। इसमें भी चाल चली गई है। मोबाइल की बैटरी और चार्जर सस्ता होगा, बाकी सारे इक्विपमेंट्स जो है वो महंगे हो गए।
यानी नाक पकड़ के फिर घुमा दिए कि चार्जर सस्ता हो जाएगा, बैटरी सस्ती हो जाएगी, लेकिन इक्विपमेंट्स महंगे हो जाएंगे। तो ये चीज़ जो कि ज़रूरी चीज़ रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनकी महंगाई में जिससे आदमी परेशान है, मुझे लगता है कि मोबाइल की महंगाई से आदमी परेशान नहीं है, जिसको लेना होता है ले ही लेता है। लेकिन खाद्य पदार्थों की कीमतें, सब्जियों की, फलों की जो लगातार दिनों दिन बढ़ती चली जा रही हैं, उस पर कोई लगाम लगेगी लगता नहीं है अभी कि बजट में जो चीज़ें हैं उनको देख करके। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, खाद्य पदार्थ वही तो 3-4 जो महत्वपूर्ण बातें जो मैं आपके सामने बार बार रख रहा हूँ, रोटी, कपड़ा, मकान, और ये जो 3 बुनियादी चीज़ें हैं, इस बारे में तो बात करनी ही पड़ेगी, सोचना ही पड़ेगा। सरकार का रिफ्लेक्शन यहाँ इस बजट में उस हिसाब से नहीं है। सरकार की प्रायोरिटी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है कि रोटी, कपड़ा, मकान वाली प्रायोरिटी हो, शिक्षा और स्वास्थ्य वाली प्रायोरिटी हो। अगर 5 उंगलियों को देखें, जिससे एक मुट्ठी की बात करते हैं आप, तो उन 5 उंगलियों में रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य ये बातें आती हैं। और ये शिक्षा और स्वास्थ्य कहाँ है? शिक्षा के लिए आपने लिमिटेशन रख दिए, स्वास्थ्य के लिए आपने क्या किया है ये दिखाई नहीं दे रहा है। स्वास्थ्य बजट आपका क्या है? कृषि बजट आपका कितना है? आप 1,20,000 करोड़ रुपए कृषि बजट की बात कर रहे हैं, लेकिन एमएसपी की बात आप नहीं कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी जो कह रही है कि हमारे घोषणा पत्र का रिफ्लेक्शन है, बिल्कुल वो दिखाई दे रहा है। घोषणा पत्र का रिफ्लेक्शन उसमें एक ये देखिए, ये कांग्रेस पार्टी का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है वहां से आया है कि अ गुरु इज ऑलवेज अ गुरु। ये पहली नौकरी, वही उनका उस ग्राफिक के जरिए वो समझा रहे हैं कि जो हमने अपने घोषणा पत्र में कहा वही चीज़ अब आपको इस बजट में दिखाई पड़ रही है। लेकिन फिर से वही बड़ी महत्वपूर्ण बात, एक जो 4 जातियां जो प्रधानमंत्री ने चुनाव के पहले जो की थी, जब जातीय जनगणना की बात हो रही थी तो कह रहे थे कि हमारे लिए तो सिर्फ 4 जातियां हैं। उन 4 जातियों को अमलेंदु जी आपको क्या लग रहा है कि जो गरीब, युवा, किसान और महिला है उनको इस बजट में कुछ दिखाई पड़ रहा है? यद्यपि अभी उनकी तरफ से प्रतिक्रियाएं नहीं आई हैं, लेकिन प्राइमा फेसी देखा जाए युवाओं के लिए तो कुछ ये जो चीज़ें हैं उस पर भी लिमिट लगाई गई है। लेकिन ये 4 की 4 जातियां जो हैं ये सबसे ज़्यादा इनको परेशानी रहती है महंगाई से, बेरोजगारी से। उसकी दिशा में कोई बहुत यहाँ पे कोई प्रभाव पड़ने वाला है बजट में फिलहाल तो नहीं दिखाई पड़ रहा है। देखिए समीर जी, आज से 10 साल पहले जब बजट आया करता था तो एक तो उसमें बजट में ये क्लासिफिकेशन होता था कि शिक्षा पे आपका बजट कितना है, स्वास्थ्य पे आपका बजट कितना है, कृषि क्षेत्र पे आपका बजट, डिफेंस में कितना है। ये बजट इस तरीके से कोई बताता ही नहीं है कि किस पे कितना खर्च है। दूसरा, ये किसानों की बात की जाए, सब किसान पर केंद्रित बजट है, तो किसान पे केंद्रित बजट है, तो फिर आपने जो किसान सम्मान निधि थी उसकी राशि क्यों नहीं बढ़ाई? आपने 6,000 से 12,000 क्यों नहीं किया? जब भी बजट आता था उस पर ध्यान ये दिया जाता था कि खाद की कीमतें कम हुई हैं कि बढ़ी हैं। ये बजट कुछ बोलता ही नहीं कि खाद की कीमतों पे आपने क्या छूट दी है, बढ़ाया है कि कम किया है। लगातार खाद की कीमतें बढ़ रही हैं। तो यानी, और अच्छा, कृषि की जो मशीनरी होती थी उस पर आता था कि इस पर टैक्स बढ़ाया, कम हुआ है, सस्ता किया गया है, इस पर भी बजट कुछ नहीं कह रहा है। तो कुल मिलाकर के ये एक अंधा बजट आप इसको कह सकते हैं। ये सिर्फ दबाव में लाया गया बजट कह सकते हैं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के, उनको भी, लेकिन उस दबाव का पूरा फायदा नहीं मिला। यानी एक तरीके से जब सरकार की जेब में कुछ है ही नहीं तो वो दबाव लेकर के जितना झटक सकते थे उतना झटक लिया। बाकी देश जो है वो ठन गोपाल दिखाई पड़ रहा है। राजीव जी के पास कुछ अपडेट्स हैं, मुझे लग रहा है कि आप शेयर बाजार का देख रहा हूं। शेयर बाजार में एक्चुअली गिरावट क्यों हुई, 1200 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट क्यों हुई वो देख रहा था। एक्चुअली गिरावट इसलिए हुई क्योंकि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शेयर बाजार में आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए कोई शेयर लेते हैं और साल भर के लिए रख देते हैं, 2 साल के लिए रख देते हैं, 4 साल 5 साल बाद आपको 4-5 गुना, 400-500 गुना भी कई बार हो जाता है, और वो पैसे आप निकालते हैं। तो उस गेन पे पहले 10% टैक्स था, अब उसको 12.5% कर दिया गया। और दूसरा क्या, शॉर्ट टर्म, आज पैसा इंट्राडे इन्वेस्टमेंट जिसको कहते हैं, आज आपने लगाया, रोज लगाओ रोज निकालो, तो उसमें 15% था, उसको अब 20% कर दिया गया। यानी दोनों जगह, इसमें आप इंट्राडे में भी अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें 5% का इजाफा टैक्स में, और अगर लॉन्ग टर्म कर रहे हैं तो उसमें 2.5% का इजाफा टैक्स में। तो इसके कारण धड़ाधड़ मार्केट गिरा। लेकिन उसके बाद स्लैब थोड़ा सा बढ़ाया गया है, जो मिडिल क्लास का जो स्लैब है उसमें 50,000 की जगह पे 75,000 जो कैपिटल जो इंटरनल जो डिडक्शन जो होता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो होता है, 50,000 की जगह अब 75,000 कर दिया गया है। तो इसका थोड़ा असर पड़ा है उस मार्केट पे। और उसके अलावा स्लैब में भी परिवर्तन हम लोगों ने देख ही लिया, लगातार हम बता भी रहे हैं। तो स्लैब, टैक्स स्लैब के परिवर्तन, और इसके कारण थोड़ा
संभला है, लेकिन अभी भी लगभग 500 पॉइंट 400-500 पॉइंट के गिरावट के साथ में अभी शेयर बाजार काम कर रहा है। और अब देखिए अभी टाइम 1:08 अभी जब हम चर्चा कर रहे हैं तब है, तो इसका मतलब साफ साफ है कि एक, और जो अभी अमलेंदु जी कह रहे थे कि मार्केट जो भी हो, शेयर बाजार की बात अलग है, लेकिन ओवरऑल आप इस चीज को समझिए कि आपका रिफ्लेक्शन इस बजट में आपकी सरकार आगे क्या काम करने जा रही है, सरकार इस देश का विकास कैसे करेगी, ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए। किसान 1 तारीख को दिल्ली कूच करने वाले हैं, 1 अगस्त को। किसानों के लिए आपने क्या प्रावधान किया है? किसानों के खाद बीज बाकी चीजों का तो प्रावधान हमेशा रहता है, लेकिन एमएसपी की मांग है, उस मांग को पूरा करने के लिए आपने क्या किया? एमएसपी के लिए आपके बजट में क्या है, ये सवाल पूछा। मैं हालांकि नहीं देख पाया, अगर आप देखिए, अगर एमएसपी के लिए कोई बजट में स्पेशल एमएसपी के लिए तो उन्होंने वही कहा है कि जिन चीजों पर एमएसपी है वो 50% उनकी जो लागत होती है उसके 50% से ज्यादा पर किया गया है। वही बातें हैं जो पहले कही गई हैं। एमएसपी को लेकर के कोई ठोस आश्वासन जो है या कोई बहुत बड़ी, याद कीजिए राहुल गांधी ने एमएसपी की बात की थी, जिस पर कृषि मंत्री खड़े हुए थे, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान खड़े हुए थे, उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं, हम दे रहे हैं। लेकिन एमएसपी नहीं दे रहे हैं आप। एमएसपी उन चीजों के, एमएसपी का मतलब ये नहीं कि कुछ दलहन तिलहन इन सब के लिए जो अभी कुछ प्रावधान है उसका नहीं, लीगल गारंटी की बात है। और यही राहुल गांधी उसने मुख्य मांग तो ये किसानों की यही है कि उसको लीगल गारंटी बनाया जाए। आप वैसे तो एमएसपी मिल ही रही है, बहुत पहले से मिल रही है। बिल्कुल, लीगल गारंटी एमएसपी की जो मेन डिमांड किसानों की है, उसके लिए आपने उस गारंटी के लिए क्या प्रावधान रखा है, ये बात तो यहां पूछेंगे किसान। तो इसलिए यहां कृषि की बात हो गई। स्वास्थ्य में कितने हॉस्पिटल खोलने जा रहे हैं? अगर ऐसी ही, और भगवान न करे ऐसी महामारी और आ जाए समीर जी, जैसी महामारी 2020-21 में हम लोग पूरे दुनिया ने देखी, वैसे में आपके पास कितने एम्बुलेंसेज हैं, कितने हॉस्पिटल हैं, कितने डॉक्टर्स आपके आगे आने वाले समय में आप तैयार कर रहे हैं? ये तो पूछा जाएगा। यूक्रेन में बच्चे पढ़ते थे, डॉक्टरी जो पढ़ रहे थे वो वापस आ गए, उनके लिए आपने क्या किया? पापा ने वार रुकवा दिया, उस समय भी कह रहे थे, लेकिन यूक्रेन के जो बच्चे अभी हैं, अभी भी कई बार आप देखते होंगे जाकर वो धरना प्रदर्शन करते हैं जंतर मंतर दिल्ली में। उनके लिए क्या कर रहे हैं आप? क्या प्रावधान है ऐसे बच्चों को जो अपनी आधी पढ़ाई? बिल्कुल, बजट में जो चीजें हैं अभी तो बहुत क्लैरिटी नहीं है, स्पष्टता नहीं है, और उसको लेकर के भी ये लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। डिंपल यादव समाजवादी पार्टी की सांसद हैं, वो भी कुछ कह रही हैं, उसको सुनते हैं क्या कह रही हैं। कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन मिशन इस मौजूदा सरकार में आप चीजें तो लेके आते हैं, लेकिन आप उनको परस्यू नहीं करते हैं, विच इज वेरी सैड। तो आपको लग रहा है कि महिलाओं के हिसाब से इस बजट में जो प्रोविजंस होने चाहिए थे, एटलीस्ट न्यूट्रिशन होना चाहिए, लेके उनकी सेफ्टी को लेके होना चाहिए, महिलाओं के कुछ भी नहीं है। घर का किचन का ध्यान रखा गया है मैम? मैं समझती हूँ किचन का ध्यान नहीं रखा गया है, क्योंकि सरकार महंगाई के बारे में कोई स्टेप्स लेना ही नहीं चाह रही है। और जहाँ तक हम देखेंगे तो जो परचेजिंग पावर है जो रूरल एरियाज में है वो लगातार घटती जा रही है, इसके ऊपर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है। तो डिंपल यादव कह रही है महिलाओं को लेकर के कि उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है, और जो महंगाई जो सबसे प्रमुख मुद्दा है जिसकी हम लोग लगातार चर्चा भी कर रहे हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। यानी बजट से किसी को ये नहीं लग रहा है कि महंगाई पर कोई कंट्रोल होगा, महंगाई कम होगी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आदमी जो बजट की ओर देखता है वो इसीलिए देखता है कि क्या चीज़ें कम हो रही हैं, क्या महंगी हो रही हैं। तो इसमें महंगाई से कोई राहत नहीं मिल रही है, और बाकी चीज़ों की तो जो बातें हैं वो कही गई हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, जो बुनियादी चीजें, उस पर बात है। सिंपल सी बात है, इस बजट में अपने दोनों बैसाखियों को साधने की कोशिश करते हुए ये सरकार दिखाई दे रही है। नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री दिखाई देती हैं, लेकिन वित्त मंत्री महोदया यहाँ भी उनको उस हिसाब से नहीं साध पाई जैसा साधना चाहिए। यानी अभी भी नाराज हैं, दोनों नाराज रहेंगे, क्योंकि उनको जो चाहिए नहीं मिला, न ही बिहार को मिला और न ही वो पैकेज आंध्र प्रदेश को मिला है। कम से कम ये बात। और दूसरी तरफ जो एक ये रिफ्लेक्शन, दूसरी तरफ ये देखिए बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती का भी ट्वीट आया है। मायावती ने क्या कहा है, हालांकि उनके लोकसभा में कोई सदस्य नहीं है इस समय। संसद में आज पेश केंद्रीय बजट अपने पुराने ढर्रे पर कुछ मुट्ठी भर अमीर व धन्ना सेठों को छोड़कर देश के गरीबों, बेरोजगारों, किसानों, महिलाओं, मेहनतकशों, वंचितों और उपेक्षितों, बहुजनों के त्रस्त जीवन से मुक्ति हेतु अच्छे दिन की उम्मीदों वाला कम
बल्कि उन्हें मायूस करने वाला ज़्यादा है। देश में छाई ज़बरदस्त गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, पिछड़ापन तथा यहाँ के 125 करोड़ से अधिक कमज़ोर तबकों के उत्थान व उनके लिए ज़रूरी बुनियादी सुविधाओं के प्रति इस नई सरकार में भी अपेक्षित सुधारवादी नीति व नीयत का अभाव। बजट में ऐसे प्रावधानों से क्या लोगों का जीवन खुश व खुशहाल हो पाएगा? देश का विकास व लोगों का उत्थान आंकड़ों के भूल भुलैया वाला न हो, बल्कि लोगों को त्रस्त जीवन से मुक्ति के लिए रोजगार के अवसर, जेब में खर्च के लिए पैसे, आमदनी जैसी बुनियादी तरक्की सभी को मिलकर महसूस भी हो। रेलवे का विकास भी अति जरूरी है। सरकार बीएसपी सरकार की इस तरह हर हाथ को काम दे। मायावती जी ने बिल्कुल ये बीएसपी नेता अच्छे दिन की याद दिला दी है प्रधानमंत्री को और वित्त मंत्री को, और उसको लेकर के उन्होंने ये कहा है कि ये सारी चीज़ें जो है जिसको कहा जाता है कई बार कि जुमलेबाजी ना हो, इसका कुछ ठोस वो दिखाई पड़े। यानी जो अभी राजीव जी बात कह रहे थे कि रिफ्लेक्ट होनी चाहिए चीज़ें कि आप बजट में क्या लोगों के लिए दे रहे हैं, वही सवाल मायावती ने भी उठाया है बीएसपी नेता ने। तो जाहिर सी बात है कि चीज़ें रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही हैं, समझ में लोगों को नहीं पा रहे हैं कि इससे उनको क्या फायदा होने वाला। अब समीर जी मिला भी है बजट से कि नहीं मिला है? या तो ये बजट बहुत चतुराई से बनाया गया है, या फिर जो सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि हमारी वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री को अर्थशास्त्र की समझ नहीं है, वो बात सच है। दो में से एक बात जरूर है, क्योंकि ये बजट जो है जिस तरीके से भूल भुलैया वाला बजट है, इसमें बजट में कुछ समझ में ही नहीं आ रही बजट है क्या, आखिर ये कहना क्या चाहता है, आप करना क्या चाहते हैं। भाई कुछ तो बताओ, करना क्या चाहते हो, आपकी नीति क्या है, आपकी नीतियों की भी इसमें कोई बातचीत नहीं आ रही है। भाई अगर स्वास्थ्य के ऊपर जैसे बातचीत हुई थी, जो पहले बजट आया था उसमें बताया गया था कि साहब वो जो जिले के अस्पताल हैं उन सबको मेडिकल कॉलेज से अटैच कर दिया जाएगा। तो उस योजना पे क्या हुआ, कितने मेडिकल कॉलेज जो थे वो जिला अस्पतालों से अटैच हो गए। बिल्कुल, अगर इस तरीके तो सीटें भी बढ़ी होंगी ना फिर, अगर मेडिकल कॉलेज हैं तो मेडिकल कॉलेज की सीटें क्यों नहीं बढ़ी फिर अभी तक, अगर हर जिले में का अस्पताल जो उसकी अब कोई बात ही नहीं हो रही है। ये भी बजट की घोषणा थी, उस पर अब तक बात क्यों नहीं हो रही है। तो स्वास्थ्य के ऊपर आपका बजट क्या है ये कुछ नहीं कहता है। दवाएं कौन सी दवाएं सस्ती होंगी, फिर कैंसर की आपने 3 दवाएं बता दी कि वो हमने सस्ती कर दी हैं, बाकी दवाएं क्या हैं, जीवन रक्षक दवाओं पे क्या आपकी नीति है, इसके बारे में बजट कुछ नहीं कहता है। कुल मिलाकर के ये बजट भूल भुलैया वाला बजट है, और ये मुझे लगता है कि शायद वित्त मंत्री को खुद समझ में नहीं आ रहा है, या फिर देश को नहीं समझाना चाहती हैं कि बजट है क्या। स्वास्थ्य शिक्षा को लेकर के सबसे ज़्यादा कि इस बजट में इन दोनों चीज़ों पर जो बहुत ही बुनियादी चीज़ें हैं, इस पर कोई खास पहल नहीं की गई है, या बजट में एलोकेशन नहीं किया गया है, या बताने की कोशिश की गई कि इन पर हम क्या कर रहे हैं। वैसे भी और जिन चीज़ों पर भी किया गया है, मुख्य रूप से यहाँ 2 ही चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। एक तो बिहार के लिए जो किया गया है, पवन खेड़ा ये कांग्रेस नेता हैं, इन्होंने अपनी ट्वीट का शीर्षक ही यही दिया है कि कॉपी पेस्ट सरकार। 2024-25 के बजट में कांग्रेस की घोषणा पत्र का असर, निर्मला सीतारमण को कांग्रेस न्याय पत्र 2024 का सहारा लेना पड़ा। कांग्रेस के 5 न्याय में सबसे पहला युवा न्याय, पहली नौकरी, पक्की युवा न्याय के तहत हर डिग्री डिप्लोमा होल्डर को 1 लाख रुपए का स्टाइपेंड। बजट 2024-25 में सिर्फ 1 करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप का प्रावधान। इंटर्नशिप के दौरान 60,000 रुपए का प्रावधान। मोदी सरकार को आइडिया के लिए कांग्रेस को धन्यवाद देना चाहिए। पवन खेड़ा भी वही बात कह रहे हैं जो अभी कांग्रेस पार्टी ने बताया था। हाँ, और हम लोग भी उसकी चर्चा कर रहे हैं। और पवन खेड़ा का यह कहना है कि लिया, लेकिन जितना हमने किया था, वादा किया था अपने घोषणा पत्र में, इन्होंने उतना नहीं किया। और प्रधानमंत्री को धन्यवाद देने की बात कह रहे हैं कि इसके लिए प्रधानमंत्री को देना चाहिए। प्रधानमंत्री तो कांग्रेस पार्टी को प्रधानमंत्री धन्यवाद दे है, लेकिन हमें तो कहीं से नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद देने वाले हैं। नहीं, ऐसी आशा पवन खेड़ा क्यों कर रहे हैं प्रधानमंत्री से? क्या अभी तक प्रधानमंत्री ने किसी बात के लिए धन्यवाद किया? इसलिए कर रहे होंगे कि अभी कल उन्होंने कहा था ना कि अब चुनाव बीत चुका है, अब हम लोग सब लोग देश के निर्माण की बात करेंगे, सकारात्मक बात करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री ये बात कहने के बाद तुरंत सदन से गायब भी हो गए थे। तो प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, सवाल ये नहीं है। प्रधानमंत्री जो कहते हैं उसको अमित शाह पहले ही बता चुके हैं कि वो जुमले होते हैं, और जस्टिस खानविलकर जो लोकपाल हैं वो भी बता चुके हैं, उन्होंने अपनी दे दी। जब पहुंचा उनके पास मामला कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि अडानी या अंबानी जो टेम्पो भर भर के दे जाते हैं, उन्होंने भी कह दिया कि ये चुनावी जुमले थे, कुछ नहीं है इसे प्रधानमंत्री बात। मतलब गंभीरता से प्रधानमंत्री को ना लोकपाल ले रहा है ना देश ले रहा है। उनका खुद का जो गृह मंत्री है, जो उस समय भारत अध्यक्ष था, उस समय जो
वो नहीं ले रहा है तो भाई हमें किसी और को गंभीरता से लेने की क्या आवश्यकता है। पहल ये पॉलिटिकल सटायर की बात हो गई। कुल मिलाकर के समझ लीजिए कि ये बजट जो है जिस तरीके से आया है, ये बजट किसी भी तरीके से कोई इसको आप दिशाहीन बजट भी कह सकते हैं। एक तो सरकार की पूरे वर्ष का क्या लेखा जोखा है ये इस बजट में नहीं है। क्या आय व्यय, बजट होता क्या है, बिल्कुल जो बजट होता है कि आप आय व्यय क्या बेटा, आप किस तरीके से संसाधन जुटाएंगे, आपकी आय क्या होगी, कितना राजकोषीय घाटा होगा, अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। बाकी बजट में हो और वो वेबसाइट पर अपलोड होगा तो अभी हम नहीं कह सकते। देखेंगे हम लोग भी फिर उसको देखेंगे कि और क्या चीजें। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन जी जुड़ गए हैं। प्रशांत जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में डीबी लाइव के। और पहला सवाल अब आपसे हम यही करेंगे, उसमें कोई बहुत घुमाने फिराने की जरूरत नहीं है, कि आप इस बजट को किस तरीके से देख रहे हैं। बहुत सारे बजट आपने देखे हैं, उन पर प्रतिक्रियाएं भी दी हैं। ये आपको क्या लग रहा है, इस पे ये चीजें रिफ्लेक्ट हो रही हैं कि ये जो भारतीय एनडीए की सरकार है पिछली 2 सरकारों से अलग है, और आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जब बजट हम लोग अखबार में बनाते हैं तो एक उसमें अखबार में आपने देखा होगा कि सरकार के पास रुपया कहाँ से आया और कहाँ खर्च हुआ। ये तस्वीर इस बजट से नहीं मिल रही है कि राजकोषीय घाटा कितना है, अनकवर्ड डेफिसिट कितना है, ये उन्होंने घोषणा नहीं की। तो यह हो सकता है कि मैं ना सुन पाया हूँ, लेकिन जितना मैंने सुना वो घोषणाएं नहीं हुई है। हो सकता है कि बाद में फाइनेंस बिल में वो आ जाए कि बजट घाटा कितना है और अनकवर्ड डेफिसिट कितना है, क्योंकि ये चिंता का विषय था। और इसी वजह से देखिए स्टॉक मार्केट क्यों नीचे जा रहा है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस के बारे में इस बजट में बहुत सारी चीज़ें नहीं रखी गई हैं। अगर आपके पास इसमें कोई अपडेट हो तो मुझे बता दीजिए। नहीं, अभी नहीं है प्रशांत जी, आप सही कह रहे हैं। इसीलिए ही हम लोग अभी चर्चा भी कह रहे थे कि जो बजट वास्तव में लेखा जोखा होता है वो चीज़ें दिखाई नहीं पड़ रही हैं। आखिरी सेंटेंस होता है बजट स्पीच का, और उसी से अंदाज लगता है कि सरकार के पास रुपया कहाँ से आ रहा है और रुपया कहाँ जा रहा है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट गैप है जो कि इस बजट में था, कि कोई आर्थिक विजन लॉन्ग टर्म नहीं दिखाई दे रहा है। अब क्योंकि बजट है, स्पीच है, तो कुछ चीज़ें आपको करनी है, कुछ घटाना है, कुछ बढ़ाना है, वो माइनर करेक्शंस है। लेकिन जो मेजर सेक्टर्स हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या में ध्यान दिया गया है, लेकिन वो ज़रूरत से बहुत कम है। दूसरा चीज़ जो महंगाई है, अब महंगाई में एक काम कल इकोनॉमिक सर्वे ने कर दिया, और शुरुआत में निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि इन्फ्लेशन जो है वो 3.1 है उनका। इस 3.1 इन्फ्लेशन में फ्यूल इन्फ्लेशन यानी पेट्रोल डीजल का इन्फ्लेशन और गैस का इन्फ्लेशन और खाद्यान्न पदार्थों का इन्फ्लेशन, सब्जी का, दाल का, खाने के तेल का, ये अलग कर लिया गया है। अब उसको अगर आप जोड़ दें तो इन्फ्लेशन 5% से ऊपर है। तो ये जो चतुराई है, अब मिडिल क्लास के ऊपर बोझ किससे पड़ता है? पेट्रोल के दाम से, डीजल के दाम से, गैस के दाम से, बिजली के दाम से, सब्जियों के दाम से, खाद्यान्न पदार्थों के दाम से, उसको अलग रखा गया है। दूसरा कि अभी आपने देखा कि कई सारी रेल घटनाएं हो गई और रेलवे सेफ्टी के ऊपर बड़े सवाल उठे। कवच अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, कितने परसेंट, आधा भी नहीं हो पाया। कोई आपने क्या सुना कि रेलवे सेफ्टी के लिए या रेलवे बजट को क्या हटा दिया गया है तो रेलवे पे कोई घोषणाएं नहीं हुई। कौन सी ट्रेन चलेंगी, यात्री किराया कितना बढ़ेगा घटेगा, माल भाड़े का क्या होगा, इतना बड़ा सेक्टर जो सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है उसके बारे में कोई घोषणा नहीं हुई। डिफेंस सेक्टर के बारे में कोई घोषणा नहीं है। स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में कोई बहुत आमूल चूल घोषणाएं नहीं है, जिसको कहा जाए कि एक पॉलिसी की दिशा मिलती है। माइनर करेक्शंस है कि आपने कुछ दवाओं की ड्यूटी कम कर दी, लेकिन उससे कोई पब्लिक हेल्थ को लेकर आपका एक बड़ी विजन सामने आ रहा है, वो आपको नहीं दिखाई दिया। कल मान लीजिए कि कोरोना जैसा कुछ और हमारे सामने आ जाए, हमारी हेल्थ सिस्टम कहाँ इक्विप्ड है, हमने देख लिया कोरोना में।
तो पब्लिक हेल्थ को लेकर स्टेट गवर्नमेंट्स कर रही हैं। तीसरा एक सेक्टर है कृषि, उसको लेकर बहुत फुटकर घोषणाएं हैं, लेकिन जो मूल घोषणा यानी एमएसपी से लेकर किसानों की आय को लेकर वो घोषणाएं नहीं आई हैं। तो कुल मिला के देखिए, ये बजट जैसा आप लोग चर्चा भी कर रहे हैं कि दबाव में बना बिहार और आंध्र प्रदेश के, लेकिन वो भी तो नहीं है। आपने 15,000 करोड़ रुपए रखा स्टेट आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत। क्या 15,000 करोड़ से उनकी नई कैपिटल बन जाएगी? या क्या 15,000 कैपिटल उनके ऊपर 45,000 करोड़ का तो कर्जा है? तो उसके अलावा 1 लाख से ऊपर करोड़ की उनकी डिमांड थी, 15,000 करोड़ रुपए। फिर आप ये कह रहे हैं कि मल्टीलैटरल एजेंसीज में आपकी मदद कर देंगे लोन के लिए। मतलब मैं आपसे ये कहूं कि मैं आपको मदद करता हूं कार दिलवाने में, और मदद ये है कि आपको बैंक तक ले जाऊंगा, आप ले लो लोन वहां से। तो ये ऐसी बातें हैं। तो स्टेट्स अभी रिएक्ट करेंगे, और ये जॉब्स क्रिएट करने वाला, फिस्कल डेफिसिट को मिनिमाइज करने वाला ये बजट में ऐसी दिशा नहीं दिख रही है जो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक हेल्थ की जरूरतें हैं। जी, जो अभी आपने भी जिक्र किया, हम लोग लगातार उस बात को कर रहे हैं, और विपक्ष भी, तृणमूल कांग्रेस के नेता कल्याण बनर्जी कह रहे हैं कि ये जो है वो सरकार बचाओ बजट है, कुछ इस तरह की उन्होंने रिएक्शन दी है। तो क्या लग रहा है कि ये वास्तव में उस दबाव को, और स्पेशली उन चीज़ों को, दोनों राज्यों के कुर्सी बचाओ बजट है, ये तृणमूल टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी का कहना है, तो क्या कुर्सी बची रह जाएगी अब इससे? यानी अब चूंकि जो मांग थी उनकी वो तो पूरी नहीं हुई, ना तो वहाँ पर बिहार सरकार की मांग पूरी हुई, और ना ही तेलुगु देशम पार्टी की आंध्र प्रदेश सरकार की पूरी हुई। तो क्या लग रहा है कि आप दिया भी और उसका फायदा भी नहीं होगा, या बच जाएगी? सुबह 8 बजे कुछ नहीं होने जा रहा, लेकिन संबंध तो खराब हो जाएंगे। विश्वास की बात है, और वो विश्वास तो गेन नहीं कर पाए। वो उन्होंने वादे बड़े बड़े किए होंगे, उतना कुशन, इकोनॉमिक कुशन इनके पास है नहीं, और जो प्रायोरिटीज हैं वो गलत है, तो इसलिए वो दे नहीं पाए। और मुझको नहीं लगता कि नीतीश कुमार को रोड प्रोजेक्ट में जरूर कुछ पैसे मिल गए, लेकिन बाकी उनको एक जो स्पेशल स्टेटस का जो दर्जा है उस हिसाब से तो कुछ भी नहीं मिला। और आंध्र प्रदेश को जितना उनकी उम्मीद थी, जितना उनकी जेन्युइन डिमांड है, वो नहीं मिली। अब देखिए, जब स्टेट्स का बंटवारा हुआ तो दोनों स्टेट के बंटवारे में जो बड़े शहर हैं, जो रेवेन्यू सेंटर्स हैं, वो चले गए तेलंगाना के पास। रेवेन्यू सेंटर्स इनके पास नहीं है, तो इनको सेंटर की मदद की जरूरत है। उसके पहले की सरकार ने राज्यसभा में जरूर इनको मदद करते रहे बिल पास कराने में, लेकिन अपने स्टेट्स के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। तो भारी कर्जे में है स्टेट, और उनको नया कैपिटल बनाना है, उनको आर्थिक पैकेज चाहिए था। उसके हिसाब से 15,000 करोड़ रुपए तो उनके लिए, जिसको कहे कि ऊँट के मुंह में जीरा भी है। आवाज नहीं आ रही आपकी? जी हाँ, कि कांग्रेस पार्टी लगातार ये कह रही है, और हम लोगों ने भी शुरू में देखा कि जो स्टाइपेंड वाली बात थी उसके घोषणा पत्र में थी। अब कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा कह रहे हैं कि कट पेस्ट सरकार है, हमारी तमाम चीज़ों को उन्होंने ले लिया है। तो ये क्या लग रहा है? हालांकि वो, उनका ये भी कहना है कि उस तरह से, पूरी तरह से नहीं लिया है। ये रणदीप सुरजेवाला ने भी कुछ ट्वीट किया है। तो प्रशांत जी, आपको क्या लग रहा है कि किस तरह से उन्होंने ये सरकार की बात, जो कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र है, तो ये रणदीप सुरजेवाला ये लिख रहे हैं, इसको थोड़ा सा अगर इसको बड़ा करें तो, या तो
हाँ, बस बदला लो व सरकार बचाओ बजट जरूर है। देश का क्या होगा फिर देखा जाएगा। यूपी ने लोकसभा में हराया तो यूपी नाम का शब्द ही बजट से हटा दिया। महाराष्ट्र हारे तो महाराष्ट्र का नाम काट दिया। हरियाणा हारे तो हरियाणा के अस्तित्व से ही मुंह मोड़ लिया। राजस्थान में कांग्रेस ने अच्छा किया तो राजस्थानियों को भी बजट में शून्य। कर्नाटक व तेलंगाना में कांग्रेस सरकार है तो ऐसे किया जैसे वो भारत का हिस्सा ही नहीं। बिहार और आंध्र प्रदेश को भी 5 साल की लंबी योजना में डाल दिया ताकि ना कुछ मिले, बस उम्मीद रहे और समर्थन चलता रहे, बाद में दूध से मक्खी की तरह निकालेंगे। ये रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट किया। ये रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उनका ये ट्वीट है। तो धन्यवाद प्रशांत जी, बहुत बहुत आप कार्यक्रम में शामिल हुए। अब एक सवाल मैं राजीव जी आपसे लेना चाहूँगा। 4 जातियों की बात कही थी प्रधानमंत्री जी ने, और 4 जातियों में महिला हैं, किसान हैं, युवा हैं और एक और कौन से हैं, तो किसान है, हाँ माफ़ कीजिएगा, किसान है। तो इनमें उन्होंने क्या कहा? किसानों की चर्चा हम लोगों ने कर ली, युवाओं के लिए क्या दिया है उसकी बात कर ली है, और महिलाओं के लिए क्या कहा? महिलाओं को लेकर के अक्सर बहुत भावुक भी हो जाते हैं, और चुनाव के पहले उन्होंने काफ़ी कुछ बातें कही। एक्चुअली रिफ्लेक्ट होना चाहिए घोषणा पत्र जब आप लेके आते हैं, जिनको नरेंद्र मोदी या उनकी पार्टी संकल्प पत्र कहती है, तो ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए, लेकिन रिफ्लेक्ट होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। लखपति दीदी कहाँ हैं इसमें? 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी योजना के लिए जो आप लेके आ रहे थे, बता रहे थे, वो कहाँ है? कुछ मत कीजिए, कांग्रेस के घोषणा पत्र को रखिए और बीजेपी के संकल्प पत्र या घोषणा पत्र को रखिए, और उसमें देख लीजिए कि बजट में क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है। साफ साफ 2 लोगों का दबाव इस बजट पे दिखाई दे रहा है, एक विपक्ष और उसमें भी कांग्रेस पार्टी, उसका घोषणा पत्र, और दूसरा जो है इनकी बैसाखी, 2 बैसाखियां हैं और उसका दबाव दिखाई दे रहा है। लेकिन बैसाखियां नाराज हैं। आज की तारीख में बिहार से जो खबरें आ रही हैं वो नाराजगी की खबरें आ रही हैं। नीतीश कुमार की जो पार्टी है उसके कई नेता अंदर खाने नाराज दिखाई दे रहे हैं, और ऐसे ही चंद्रबाबू नायडू की तरफ से भी खबर यही आ रही है कि उनके यहां से भी कई पार्टी के नेताओं के बयान, आधिकारिक या गैर आधिकारिक जिस भी ढंग से हो, लेकिन यानी कैमरे के सामने हो, कैमरे के पीछे हो, वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। 50,000 करोड़ रुपए आपने खर्च कर दिए इन दोनों बैसाखियों के नाम पे, लेकिन आपको क्या मिला? झुंझुना, कुछ नहीं मिला। और ये बात उधर बिहार में कांग्रेस के लोग भी कह रहे हैं। पप्पू यादव को आपने सुन लिया, और इसके अलावा जो लखपति दीदी की बात है, अब जो तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि आप जब चुनाव में जाते हैं, घोषणा पत्र लेके आते हैं, आप फिर उन घोषणा पत्र के आधार पे, क्योंकि उसको लुभाते हैं, जनता को लुभाते हैं, वोट लेते हैं, और जनता चाहती है कि उसी हिसाब से पैसे या आपके ऊपर खर्च करे सरकार, आपका विकास हो। लेकिन यहाँ वो दिखाई नहीं दे रहा है। ये यहाँ साफ साफ कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि नरेंद्र मोदी एक कन्फ्यूज्ड सरकार, कंफ्यूज्ड बजट लेके आए हैं। मतलब उनकी सरकार लेके आई है, निर्मला सीतारमण लेके आई हैं, और इस बजट से आगे कैसे आप विकास करना चाहते हैं। रेलवे का बजट पहले होता था, याद कीजिए, रेल का कुछ भी नामो निशान नहीं है। अभी पिछले 5-7 दिनों में आपने देख लिया कितने रेल एक्सीडेंट्स हो गए, दुर्घटनाएं हो गई। रेल सेफ्टी के बारे में भी प्रशांत टंडन जी भी कह रहे थे। रेल सेफ्टी तो छोड़िए, रेल में पहले होता था कि ट्रेन के किराए जो हैं वो कम किए गए, बढ़ाए गए, कुछ बुलेट ट्रेन्स के वादे होते थे, कुछ और ट्रेन्स के वादे होते थे। कहाँ है? रेल के बारे में एक शब्द नहीं है। एक हैरानी की बात है कि आपने बजट को उसको अलग बजट होता था रेलवे का, उसको अलग कर दिया और विदेश चला गया, लेकिन मंत्रालय विदेश में है, और मेन बजट जो था उसमें आपने एक शब्द का जिक्र नहीं किया, और रेल छूट गई, रेल छूट गई, ट्रेन छूट गई। तो ये आज निर्मला सीतारमण ने अपना 7वां बजट लगातार पेश करके रिकॉर्ड तो बनाया है, लेकिन इस बजट को लेकर के लोगों में कोई बहुत उम्मीद नहीं दिख रही है। जी, बिहार के साथ तो बड़ा छल किया है। 58,000 करोड़ की योजनाएं तो आपने बता दी, उसमें 2 तो दे दिया आपने पुल। अब वो पुल कौन बनाएगा? नीतीश सरकार तो बनाएगी, वो केंद्रीय पुल में है तो वो केंद्र सरकार बनाएगी। तो पुल गिराने के लिए जो मांग रहे थे पैसा नीतीश कुमार, वो तो मिला ही नहीं। उसमें भी 26,000 करोड़ रुपया जो आपने दे दिया कि रिफाइनरी के लिए, वो भी केंद्र सरकार बनाएगी, बिहार सरकार को नहीं मिला। तो रेवेन्यू जनरेट जो बिहार सरकार को नहीं होगा, तो बिहार को क्या मिला? आपने बता तो दिया 58,000 करोड़ रुपया, लेकिन बिहार सरकार के हाथ में तो झुंझुना है। एक्चुअली क्या है कि अगले साल बिहार में इलेक्शन भी है। आप याद कीजिए कि 2025 में बिहार में इलेक्शन है, विधानसभा का इलेक्शन। उसको भी ध्यान में रखकर थोड़ा सा यहाँ पर आगे बढ़ने की कोशिश की गई है, लेकिन इससे बिहार की जनता का भला होगा। अभी तो वो जो पुल गिरे हैं उसको बनवा लो भाई आप, और बरसात का समय है, बारिश खूब हो रही है,
और उसके अलावा ट्रेन एक्सीडेंट्स और ऐसी जो उसके लिए सुविधाएं जो हैं वो सामने लेके आइए। और फिर बार बार मैं कहूँगा महिलाओं के उत्थान के लिए, छात्रों के उत्थान के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए, कृषि क्षेत्र में उत्थान के लिए, इन सब के लिए आपके बजट में क्या है एक बार बुलेट पॉइंट में ही दे दीजिए, बता दीजिए, तो उससे समझ में आ जाएगा कि आप इस देश को समावेशी विकास की जो बात करते हैं उस पटरी पर कैसे चढ़ा के आगे बढ़ेंगे। कैसे आप जो तीसरी बार कहते हैं कि मैंने नेहरू की, जवाहरलाल नेहरू जी की बराबरी कर ली है, उस बराबरी में नेहरू के समकक्ष आप कैसे पहुंचेंगे, इस देश को कैसे वहां तक लेके जाएंगे, ये बता दीजिए। तो बहुत सारे सवाल हैं, उन सवालों का जवाब आप ढूंढ करके रखना पड़ेगा नरेंद्र मोदी को, उनकी सरकार को, उनके वित्त मंत्री को, उनके अलग अलग मंत्रियों को, क्योंकि हम जैसे पत्रकार कई बार ये सवाल पूछेंगे। जी बिल्कुल, और इसकी चर्चा होगी, बजट पे जब चर्चा होगी तो ये सारे सवाल विपक्ष की ओर से आएंगे भी और जवाब देना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि रेलवे को आपने अलग कर दिया बजट से, और जो पूर्ण बजट आपने पेश किया उसमें रेलवे का जिक्र तक नहीं है। ये बड़ी हैरानी की बात है। बहरहाल इस चर्चा को अब हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। बने रहिए डीबी लाइव के साथ, और जो नियमित कार्यक्रम है 2 बजे खरी खरी, 4 बजे नज़र और नज़रिया, और 7 बजे न्यूज़ पॉइंट, वो आप देखिए। पल पल की खबरें आप डीबी लाइव पर देखते रहिए, आपको अपडेट खबरें मिलती रहेंगी। अब समीर आत्मज मिश्र को राजीव जी के साथ और अमलेंदु जी के साथ दीजिए इजाज़त। पूरे न्यूज़ रूम का बहुत बहुत धन्यवाद। ये लोग हमको लगातार अपडेट करते रहे, तमाम जो नई जानकारियाँ आ रही थी उनको हमको पहुँचाते रहे। धन्यवाद, नमस्कार।